नमस्कार। हम जैसा कि बदनियति के रहते हमारे जो देश में इतने सारे जो केसेस चल रहे 4 करोड़ से अधिक, उनको अगर हम समझेंगे तो अधिकांशतः केस सिर्फ आपसी मौका परस्त लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम इन लोगों को चिन्हित करेंगे तो आपसी उस व्यवहार से ही और ऐसे लोगों का बहिष्कार करके या हम एकजुट होकर के सच को सामने ला करके इन मामलों को खत्म कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहाँ पर केन्या की एक धावक है, सुप्रसिद्ध धावक है अबेल मुताई जी। अबेल मुताई जी केन्या के सुप्रसिद्ध धावक है। ये जब ओलंपिक में अपनी प्रतियोगिता कर रहे थे तो अंतिम राउंड में सबसे आगे थे। बाकी सब इनसे काफी पीछे थे। इन्होंने जो अंतिम रेखा आती है उससे 1 मीटर पहले कंफ्यूजन में, गलतफहमी में अपने आप को रोक लिया। ये समझे कि मैं पहुंच चुका हूं। उसके पीछे बाकी धावक दौड़ रहे थे तो उनमें से जो एक धावक थे जो सेकंड नंबर पे थे, उनका नाम था अ, अपने ये अबेल थे जो स्वर्ण इवान फर्नांडिस थे। इवान फर्नांडिस ये स्पेन के थे। इन्होंने क्या किया, इवान फर्नांडिस ने उनको समझा। क्या समझा उन्होंने कि भाई मैं तो सेकंड नंबर हूं, फर्स्ट नंबर वो ही है अवेल जो केन्या के है। वो गलत फहमी की वजह से उस जगह पे रुक गए। अगर मैंने शुक्र बुढ़े। गलत फहमी की वजह से वहां पर पीछे रुक गए हैं, अगर मैंने फर्स्ट नंबर पा भी लिया तो होगा ये कि मेरी ही बदनामी होगी और मैं गलत होऊंगा। मैं असल में पहला नंबर नहीं हूं, मैं दूसरा नंबर हूं। ये चीज उनको समझ में आई। घर की वो बुढ़ा तो इसी बदनामी होगा। कौन बोल रहा है जनाब? बीच में कोई बोलने की किसी को जरूरत नहीं है ना? हाँ, पता नहीं जो जो अपने बोलते जा रहे हैं ना गलत, उनके नाम लिखते जाओ, उनको आप में ऐड नहीं करने देना। हाँ, वो ऐड मत करने देना। ठीक। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अपने फर्नांडिस जी ने, इन्होंने उनको, अबेल जी को जो कन्या के थे उनको आगे बढ़ाया, उनको समझाया कि आप गलत जगह रुके हो, आपको थोड़ा सा आगे रुकना है। और ये जो फर्नांडिस थे ये पहला नंबर ले सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मानवीयता को का परिचय दिया, इन्होंने नैतिकता का परिचय दिया और वो परिचय देकर उन्होंने फर्स्ट नंबर वाले को फर्स्ट नंबर दिलाया। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता, हम अगर इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो आज ये जो 4 करोड़ केसेज है हमारे देश में, इन केसों में कमी आ सकती है। अभी आप देखेंगे, हम यहाँ पर मैं कुछ और उदाहरण देता हूं और उसके बाद फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। यहाँ पर यानी हमने एक ये उदाहरण दिया कि जो धावक पहले नंबर पर आ रहा था लेकिन उससे पहले रुक गया, लेकिन दूसरे नंबर के धावक ने देखा कि ये गलत फहमी में रुका है और उसका असली हक है कि वो पहला नंबर है, तो उसने खुद उसको पहले नंबर पर भारत माता पहुंचाया। की जय। इस इसके लिए इनकी हमें ऐसे लोगों को, ऐसे लोग यही वास्तव में के मानवता को दर्शाते हैं। ऐसे लोग अगर हमारे देश में सब लोग मिल करके रहेंगे तो ये जितने मुकदमे हैं, जो गलत मुकदमे एक दूसरे के ऊपर, जो गलत फहमी में या बदनीयती में या लालच में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर डाल रखे, वो खत्म होंगे। एक मैं स्टोरी, इसकी एक और स्टोरी बताता हूं इस मामले में, ताकि हम लोग समझे। हमें यह समझने की जरूरत है कि गलत क्या है और सही क्या है। अभी देखिए, एक दो बच्चे हैं, एक पढ़ाई में अव्वल आ रहा है, दूसरा थोड़ा लूज है।
माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके। तो जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर वाले ने बाहर अपना काम धंधा करके उसने कहा कि फर्स्ट नंबर वाले को अच्छे से पढ़ाओ। जो बड़ा लड़का था, जो अच्छे से एजुकेशन कर रहा था, उसके लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। उसने अपने एजुकेशन की जगह, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं नहीं उतना पढ़ सकता, बड़ा भाई मेरा एक अच्छी पोस्ट पर जा सकता है, अच्छा एजुकेटेड हो सकता है, तो उसने बड़े भाई के लिए अपना त्याग किया। त्याग करने के बाद वो बड़ा भाई एक अच्छी पोस्ट पर लग गया, मतलब उसकी इनकम होने लगी बड़े भाई की। अब बड़े भाई का क्या फर्ज है, वो पूरे अपनी इनकम में से अपने पूरे परिवार को लेकर चल रहा है। मतलब अपने मम्मी पापा को और भाइयों को सबका खर्चा उठा रहा है। बाप के पास यानी पिता के पास उतना इनकम नहीं है, लेकिन मिलजुल कर सब चल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि ये सही है। मतलब छोटे ने कुर्बानी दी तो बड़े भाई ने उसको पूरा मेंटेन करना है, उसने छोटे के लिए काम करना है। अब बड़े भाई की शादी हुई। शादी होने के बाद बड़े वाले की 2 बच्चे हुए, लड़कियां और वो। तो वहां पर बड़े वाले की ये नहीं हुआ है। अचानक अचानक उनकी मौत मौत हो गई। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु, इनके परिवार में और कुछ संपत्ति है नहीं, इन्होंने अपनी संपत्ति पूरी बड़े भाई के ऊपर लगाई। वहां पर बड़े भाई की शादी होने के बाद डेथ होने की वजह से जो उसको जो पेंशन या जो भी चीजें मिली, उनकी मिसेज को मिली। और हम सब भी जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग उनकी पत्नी को ही दिलाएंगे नौकरी, सर्विस। और यहां तक कि अगर संपत्ति होती तो हम उनकी संपत्ति में भी उनको हिस्सा दिलाते। लेकिन अगर नैतिकता क्या दिखाई देती है कि वो एक पोस्ट पर पहुंचे, छोटे भाई ने कुर्बानी दी, पिता ने खर्चा किया, बड़े भाई को इस पोजीशन पहुंचाया, उसका बेनिफिट जब बाद में उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनकी बीवी और बच्चों को मिल गया। और ये बीवी जो है उसको सर्विस मिल गई, सर्विस मिल गई। उनको सर्विस मिलने की वजह से अनार कर रहा है बीमार। कौन हुँ, 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 उनको सर्विस मिलने की वजह से अ, उनकी अच्छी मतलब अच्छी पोस्ट, यानी एक एक होता है ना, किसी को बिना मेहनत किए अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो उनको एक अलग घमंड चढ़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने अपने ससुराल से पूरे संबंध खत्म कर दिए। वो कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे, ये सब चीजें। और दूसरे शब्द, उनको भिखारी और दलित यानी दरिद्र, इस प्रकार का भी व्यवहार किया गया। तो ये चीज क्या दिखाती है? अगर यहाँ पर नैतिकता का पालन किया जाए, मानवता का पालन किया जाए, तो हम सब अगर सब मिलकर के बराबर से ध्यान देंगे, तो पता चलेगा कि उस परिवार को, अगर पति जिंदा होता तो क्या करते? वो पूरे परिवार को, अपनी जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह में पूरे परिवार को संभालता, पूरे परिवार का खर्चा उठाता। लेकिन यहाँ पर पति की मौत हो गई तो अब वहां का खर्चा उठ नहीं पा रहा है, वो अपने जैसे गरीबी में जी रहे। और आप क्या हो गया, आपको फंड आने लगा, आपको बिना उसके सरकारी सर्विस मिल गई, आप उसके हिसाब से जीने लगे और दूसरों को छोटा समझने लगे। तो ये यहाँ पर हो रहा था। इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद तो ये जो चीजें हैं, ये अगर सही लोग होंगे तो हम लोग आगे बढ़ कर के इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदी ऐसा रास्ता हिंदी निकालेंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे जिस रास्ते के तहत हम सब, मतलब मानवता जिंदा रहे। तेरे घर के सामने रास्ता। इनको बाहर कर दो। मानवता जिंदा रहे, उसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। ऐसे ही एक दूसरा है कि जैसे किसी जो अच्छे इंसान होते हैं ना, भले इंसान, वो लोग क्या करते हैं, कभी अपने लिए, अपना हक लेने के लिए अपने परिवार के सामने नहीं जाते, अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदार या अपने भाइयों के बीच में अपना हक मांगने नहीं जाते। वो कहते
कि माँ बाप है वो अपने आप ही फैसला करवा देंगे। तो ऐसा ही जैसे एक शादी हुई किसी की, मियाँ बीवी की, अब अगर भाई लोग या पिता उस लड़के को, पहले तो शादी के टाइम तो आपने सब दिखाया कि ये संपत्ति है, ये फैक्ट्री है, ऐसा हमारा परिवार है और इसमें सबका हिस्सा है। मतलब शादी के वक़्त दिखाया तो कोई भी लड़की अगर देता है, तो पूरा वो देख करके दिया जाता है। यहाँ पर देख करके ही शादी कराई गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद उस लड़के को जो जिससे शादी की गई थी, उसको बाहर कर दिया जाता है या उसको संपत्ति में कुछ हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वो लड़का तो अपने सबका पिता है, पिता अपने आप फैसला करेंगे, उस बेस पर रह रहा है। तो यहाँ होना क्या चाहिए? मानवता के हिसाब से हम जैसे सही लोगों को जो बुद्धिजीवी है, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और उस सास को, वो बेटी की माँ को चाहिए कि सब लोगों के साथ मिल कर के भले ही लड़का, भले ही बेटा अपना हक नहीं मांग रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ के उस परिवार में उस बेटे का हक दिलवाए। जैसे एक दूसरा मैटर था हमारे सामने आया इस प्रकार से, एक ससुर जो है अपनी बहू को मार रहा है और बहू डर के मारे भागकर सेकंड माले से कूद जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, टूट जाती है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है तो कोई उसको देखने नहीं आ रहा है। जब हमारे संगठन के लोग जाते हैं, तब वो लोग घबरा जाते हैं सामने वाले और ससुर और पति पाँव पकड़ने लगता है बहू के, पत्नी के। परिणाम क्या होता है? बहू पिघल जाती है और कहती है कि नहीं, हम कहते हैं छोड़ दो इनको। तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये वो पाँव पकड़ रहे हैं, कल जब घर पे जाएगी बहू, उसका इलाज तो करेंगे नहीं, वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी। 15 दिन के बाद उसके गाँव पे उसके मायके छोड़ दिया जाएगा। फिर उसका इलाज वो कैसे रहेगी? उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएँगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर पति की संपत्ति में से आधा हिस्सा बहू के नाम किया जाए, तब जाकर के ये फैसला होगा। तब तक यहाँ पर फैसला नहीं। तो हम लोगों के प्रेशर की वजह से ये हम समाज सेवा में जो लगे हुए लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम सब मिल करके उसमें ऐसे फैसले करें जिससे कि ऐसे पीड़ित लोगों का कोई शोषण ना कर सके। हम लोगों ने यहाँ किया, वहां पर एमएलए लोग आए थे, अपने नगर सेवक, पार्षद, ये लोग आए, बोले ऐसा नहीं होता है। हमने कहा नहीं, ऐसा होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इसको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। परिणाम, उसको उसके नाम से प्रॉपर्टी हुई, सब कुछ हुआ, फिर उसका पूरा इलाज किया गया। आज वो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो चल फिर सक रही, अच्छी तंदुरुस्त स्थिति में है और परिवार के साथ अच्छे से रह रही है। ये है मानवता। हमें इस पर ध्यान देना है। ऐसे ही देखिए एक स्टोरी और है, मैं ये 2-4 स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि हम जिस मुद्दे पर आएँगे, उसको समझने के लिए हमें, हम सबको मिल कर के एक ऐसी मानवता की बुद्धिजीवों की एक जमात बनानी होगी, जो ऐसे लोगों के ऊपर बाहर, मतलब कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम बाहरी दबाव के ज़रिए भी इन मामलों को, ऐसे मामलों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही एक बिहार का कैमूर का मामला आया था। एक के हस्बैंड की डेथ हो गई। उसकी बहू, मतलब उसकी पत्नी जो है वो ससुराल में रह रही है, लेकिन अपनी ससुराल में अगर पत्नी रहेगी तो उसके बच्चे को और पत्नी को हक देना पड़ेगा। इसलिए वहां पर क्या किया गया, ससुर के द्वारा और देवर के द्वारा गंदी हरकतें की गई पत्नी के साथ। तो हमारे द्वारा ये मामला जब हमारे सामने आया, हमारी वजह से वहाँ के सरपंच वगैरह को, अपने एसएचओ को, थाना प्रभारी को और एसपी वगैरह को सब मिल करके जो हमारे लेटर्स गए, उसके बाद और पूरे दुनिया भर से लोगों ने फ़ोन किए, हम लोगों ने का जो प्रेशर पड़ा, वो मामला कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 15 या 20 दिन के अंदर सॉल्व हो गया और उस बहू को संपत्ति में हिस्सेदारी देनी पड़ी। अभी-अभी यहाँ का एक पनवेल का मामला है, कुछ दिनों पहले का। हमारे साथ असीम जी भी मौजूद हैं। इन्होंने एक ऐसा परिवार, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई किराए पर लेने को तैयार नहीं था,
ऐसी बिल्कुल मतलब ऊबड़ खाबड़ थी। उसके जो मालिक थे, मालिक के पास फंड नहीं था कि उसको अच्छे से साज सवार कर सके। तो वो जगह इन्होंने, असीम जी ने कहा, असीम जी को अपने ऊपर भरोसा था इस चीज का कि मैं क्या बोलते हैं, इसको सुधार भी करूंगा, और उनको अपने एजुकेशन के ऊपर भरोसा था। उन्होंने उसका 5 साल का ये लिया, अपने एग्रीमेंट करा कि हमें मतलब इतने साल तक आपका ये दिया जाए, इस रेट पर दिया जाए, तो मैं इसमें पूरा रंग रुगाई करके यहाँ पर मैं एक एजुकेशन का वो चलाऊंगा और रहूंगा भी। और वो उन्होंने किया, और उस जगह पर उन्होंने एक अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया। बच्चे आते थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए। इस लेकिन जब ये चीज अच्छी हो गई, तो वो जो मकान मालिक और उनके जो पड़ोसी थे, उन्होंने उस पर बोला कि अरे ये तो बहुत कमाई करने लगे हैं, शायद ये यहाँ पर ये बाहर के हैं, महाराष्ट्र के नहीं है, तो ये कहीं कब्जा कर ले, इनसे हम किराया बढ़ाया जाए या इनको हम छुड़वा दें, ताकि हमें दूसरी जगह दूसरे से अच्छा किराया मिल जाएगा। तो ये षड्यंत्र रच के, मतलब इस तरह की साजिश रच के इन लोगों ने इनके साथ लगातार 1 साल तक इनको प्रताड़ित किया। मामला सिविल का कोर्ट में भी गया, लेकिन गांव वालों का कह करके, गांव वाले मतलब हम एक लोग हैं, तो इन उन लोगों ने सबने मिलकर एक साजिश रच के, बदनीयती का इस्तेमाल करके इनके साथ मारपीट की। इनके साथ जो रहने वाली इनकी पत्नी, मतलब उनके साथ इनके हम सफर के साथ गलत हरकतें करी, और इन्हीं के ऊपर SC ST का केस दाखिल करके इनके साथ गलत किया। ये जो है, ये क्या है, ये बदनीयती और ये सब। तो इन सबको कौन रोक सकता है? हम सब मिलके रोक सकते हैं, अगर हम सब एक होकर के ऐसे कोई भी मामलों को बाहर ला सके और ऐसे मामलों पर आवाज उठा सके। तो अब मैं आता हूं, ये सब समझ, मेरी बात शायद सबकी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से जो 4 करोड़ केसेस चल रहे हैं, उसमें से 70 से 80% इसी प्रकार के केसेस हैं, जो गलतफहमी और जो जरा से उसमें मतलब जिसको मौका मिला उसने कब्जा कर लिया। अब दूसरा वाला मजबूर होकर के उस कोर्ट के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और ये कोर्ट केस चालू। तो ये सारी चीजें चल रही है। हमें इन सबको रोकने के लिए हम लोगों को एक अच्छे लोगों की जमात बनानी चाहिए। अच्छे लोगों की जमात बना करके ऐसे मामलों में बीच में, मतलब ये कि नहीं ये उनका मामला है, ये पड़ोसी का मामला है, हमारा नहीं है, ये उनके घर में आग लगी, हमारे घर में नहीं लगी है, तो ये कहकर छोड़ नहीं देना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को प्रेशर देना है, वहां के पुलिस थानों को, सबके ऊपर प्रेशर देना है कि सच को सामने लाओ। क्या सच है उसे सामने लाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस मामले को, अभी जो जो मामले के लिए हम लोग आए हैं, उसको हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ये फिर मैं सब लोगों से इस मामले में राय लूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अभी हम इस मामले की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मामला यहाँ का है, इसमें हमारे साथ में मौजूद है अशोक विश्वकर्मा जी, इनका मामला है। इनको अशोक विश्वकर्मा जी, आप अपना वीडियो चेहरा भी दिखा सकते हैं, इसके अंदर वीडियो ओपन कर सकते हैं। तो अब हम, हाँ, और दुर्ग विजय जी है, इनकी तरफ से हमारे को ये लेटर, शपथ पत्र मिला है। दुर्ग विजय जी शर्मा, है ना, आप अपना वीडियो एक ओपन कर एक सकते मिनट हैं। में ऑन करते हैं। जी, ऑन कर लीजिए, हाँ चलेगा। तो इनका मामला क्या है, मैं वो समझाता हूँ शॉर्ट में, और फिर उसके ऊपर हम लोग सब कमेंट्स लेंगे कि हम सही है या गलत है इस चीज के ऊपर। ये बात शुरू होती है, जौनपुर के गांव से ये लोग यहाँ पर आए, बॉम्बे। 90 के दशक में आए थे। इनके बड़े भाई जो है, इन सबके एक बड़े भाई है, ओम प्रकाश। एक्सक्यूज मी। जी ना, जी, जौनपुर नहीं, गाजीपुर। गाजीपुर, अच्छा अच्छा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, है ना। यस यस सर। ठीक, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ये आए थे। तो बड़े भाई यहाँ पर आए थे बॉम्बे में। इन्होंने यहाँ पर भिवंडी में काम शुरू किया था। पहले बॉम्बे में किया, फिर कुछ दिन भिवंडी में किया। तो भिवंडी में जब इनका बड़ा काम आया था, तो ये कारपेंटरी से संबंधित काम करते थे। तो इन्होंने अपने छोटे भाइयों को 2 नंबर और 3 नंबर, ये 5 भाई है, 2 नंबर और 3 नंबर को अपने यहाँ बुला लिया था बॉम्बे। तो भिवंडी में ये लोग काम कर रहे थे। फिर उसके बाद भिवंडी में बड़े वाले का कुछ डिस्प्यूट हुआ था कॉन्ट्रेक्टर के साथ, तो वो पवई चले गए। और पवई जाकर के फिर वहां पर कुछ जमीन मिल रही थी, तो एक गड्ढा मिला था इनको बड़ा सा, है ना, 1,000 रुपए में। उस गड्ढे को इन्होंने खरीद लिया रहने के लिए इन्होंने। और फिर 2 भाइयों को, 2 नंबर के और 3 नंबर, जिसमें से अशोक जी यहाँ पर हमारे साथ है,
और एक 3 नंबर के भाई थे। इन लोगों को वहां बुलाया, दिखाया, बोला कि ये सब जगह हम पांचों भाई की रहेगी। हम लोग इस जगह को बना करके, ये है अशोक जी, है ना, हम लोग इस जगह को बना करके इस पे हम लोग मिल करके बॉम्बे में रहने लायक अपनी स्थिति बनाएंगे। तो वो सोच करके ये बड़े भाई, तो बड़े भाई का संस्कार इन लोगों को सबको मिलते हैं, पहले से हमारे जमाने में पुराने संस्कार मिलते थे, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की बातों को सुनना और उनके कहने पर चलना, अपना भरोसा रखना। तो वो चीज जब हुई थी, तो वो जो जगह ली गई थी, अगर वैसी ही जगह हम कहीं बाहर खरीदेंगे तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए में मिलेगी, मतलब समतल जगह खरीदेंगे। लेकिन अगर हम गड्ढा खरीदे, क्योंकि उनके लिए तो उसके कोई वैल्यू नहीं थी, जो बेचने वाले, वो भी बेचने वाले कौन थे, वहां के जो गुंडे मवाली भूमाफिया, ये लोग ही बना के ऐसे वो कर देते थे। तो उस जगह को इनके बड़े भाई ने खरीदा, ओम प्रकाश ने खरीदा 1,000 रुपए में। फिर इनको दोनों भाइयों को बुला करके उनको दिखाया और कहा कि हम लोग इसको बनाते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर उस जगह को भरा, भरने के बाद समतल किया, जिसमें इनको काफी, मतलब करीबन 4 से 8, 7-8 फीट गहरा गड्ढा था, काफी बड़ा, ये सारी चीजें थी। ये बना करके उसको समतल किया। समतल बना करने के बाद इनके 2 नंबर और 3 नंबर भाई, क्योंकि फिर 1 नंबर के भाई जरा आलसी थे, मतलब बड़े वाले, वो काम धंधा कम करते थे, बस उनको, और ये इन 2 नंबर और 3 नंबर के लोग थे जो, जिनको कि मकान बन गया तो इनकी मिसेज और ये लोग आके वहां रहना शुरू किए। 1-2 कमरे पहले बनाए थे, और इनकी मिसेज जो थी, उन्होंने रसोई ये लोग बनाते थे, इनकी मिसेज वगैरह 2 नंबर 3 नंबर, ये लोग काम पर जाते थे। तो जो गड्ढे को पाटने का काम उन महिलाओं ने भी किया, और अपने हाथ से ये ईंटें गाड़े इन लोगों ने खुद ही तैयार किए, रेत कंक्रीट वगैरह लेकर के। तो अगर हम देखेंगे इस मामले में कि पहले हम जमीन का मामला देखें, तो जमीन जो 1,000 की थी, उसको इन लोगों ने भर करके ठीक किया। अगर वही जमीन हम बाहर से खरीदते तो 20 से 25 हजार की आती। मतलब हमने यहाँ पर जो हमारा, इसमें हमने जो लेटर लिखा है, उसमें हमने इस चीज को क्लियर किया कि वो जमीन, उस गड्ढे को लेबल करने में अगर तीनों ने मिलकर काम किया है, तो जो 1,000 में खरीदी गई है, वो चीज लेबल हो गई सबके बीच में। अब सबका हिस्सा बराबर हो गया। इसमें अगर कोई यह कहता है कि मैंने 1,000 में खरीदी तो ये जमीन मेरी है, तो वो मेरी नहीं, इन सब भाइयों की बराबर बराबर की, क्योंकि मेहनत उतना उन्होंने इसमें डाला, उससे ज्यादा डाला। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो जमीन की कीमत पांचों भाइयों में बराबर मानी जानी चाहिए। इसके अलावा जो 5 कमरे बनाए गए थे वहां पर, उसमें पैसा खर्च किया था 2 नंबर और 3 नंबर ने, और इसमें थे 1 नंबर के साले साहब, मतलब 1 नंबर के जो उनके पत्नी के भाई जो थे, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। इन लोगों ने मिलकर ये पूरे 5 कमरे के मकान बनाए। इसमें क्योंकि ये 2 नंबर के जो भाई थे, वो बाहर काम भी करते थे कारपेंट्री का, तो उन्होंने एक जगह से इस पूरे 5 कमरों में खिड़की और दरवाजे लगाने के लिए अच्छी बढ़िया सागौन की लकड़ी के दरवाजे लाए थे, जो 25 से 30 हजार रुपए के अगर किए जाते तो उस वक्त मिलते। वो इन्होंने ला करके फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इन्होंने अपने पैसा जो जो इनको तनख्वाह मिलने वाली थी, पेमेंट, उस सैलरी को कट करवा करके वो सब ले लिए और वो सब इनमें लगाए इस जगह पे। तो ये पूरा तरीके से 5 कमरों का मकान तैयार हुआ था, जिसमें से 2 कमरों में ये लोग रहते थे और 3 कमरे इन लोगों ने किराए पर दे दिए थे। और इनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि सबके सब, मतलब सबके नाम पर कमरे दे दिए जाएंगे, अपने मीटर लगा दिए जाएंगे। ये सारी बातचीत हुई थी, हाँ, सन 2000 में ये सारी बातचीत इन लोगों के बीच में हुई थी। इसके बाद ये 3 भाई लोग शुरुआत में रहते थे। 2004 में 5 नंबर के भाई, सबसे छोटे भाई, यहाँ बॉम्बे आए और उन्होंने भी इसमें मेहनत करनी शुरू की। और वो क्या छोटे थे उस टाइम, तो उनको कंप्यूटर वगैरह सिखाने के लिए इन्होंने 2 नंबर के भाई ने पैसा खर्चा किया, थोड़ा बहुत शायद 1 नंबर ने भी किया। तो इसके बाद वो 5 नंबर के भाई भी अपने पांव पे खड़े हुए अपने। ध्रुव जी, आपने क्या नाम है, दुर्ग जी,
आप भी अपना ये वीडियो खोल सकते हैं इस मामले में, है ना? जी, नमस्कार दुर्ग जी, है ना? ये अपने सबसे छोटे भाई हैं दुर्ग जी, और ये है सेकंड नंबर के अपने अशोक सर विश्वकर्मा जी। तो दुर्ग जी ने मतलब कंप्यूटर्स वगैरह सीख करके अपने आप को खड़ा किया, आत्मनिर्भर बनाया और कमाई इन्होंने भी शुरू की। इनके जो बड़े वाले के जो लड़के थे बच्चे, वो सब गाँव में रहते थे, उनकी मिसेज भी गाँव में रही थी। पूरे परिवार को इनकी ही मिसेज मतलब अपने 2 नंबर और 3 नंबर की मिसेज और ये सब सँभाले हुए थे। पूरा रसोई एक बनती थी। फिर ये अच्छा कमाने लगे अपने दुर्ग विजय जी, सबसे छोटे वाले। तो इन्होंने अपने वहाँ पर ये अपने गैस कनेक्शन वगैरह सब लिए, इनके खर्चे से। और किराया जितना भी आ रहा था वो सब जमा कर रहे थे, किराए का खर्चा किसी कहीं भी नहीं किया जाता था। खर्चा ये 2 नंबर और 3 नंबर के भाई और ये अपने 5 नंबर के ये लोग कर रहे थे, जिससे पूरे वहाँ पर गाँव में भी पैसा भेजा जाता था इनके द्वारा। गाँव में इनकी मम्मी वगैरह भी थी और इनका 1 नंबर का परिवार था, वो सब लोगों का खर्चा यहाँ से उठाया जाता था। इस तरीके से ये पूरा परिवार चल रहा था। इन लोगों ने बोला था 2005 में कि हम सभी के नाम यानी पहले से भी बोला था और 2005 में भी बोला था कि हम सबके नाम से मीटर और मकान कर देंगे। ये सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में हुई थी और कभी भी इन भाइयों ने अपने बड़े भाई के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अभी करो, ऐसा करो, वैसा करो, कभी नहीं बोला। क्योंकि इनको संस्कार ही ऐसे मिले थे, बड़े भाई के सामने ये लोग बोलते ही नहीं थे। आज भी इनको बोलने की उतनी मतलब वो उतनी हिम्मत नहीं है, उतना नहीं बोलते हैं। जिस ढंग से मतलब ज़्यादातर होता है ना, जैसे व्यवहार हुआ उस हिसाब से आदमी बोल सकता है, तो वो चीज़। यहाँ पर 2007 में इनकी छोटे भाई की शादी हुई अपने और फिर ये लोग ये रहने लगे। पूरा परिवार मतलब यहाँ पर रसोई बड़े भाई का की रसोई भी सबकी रसोई एक साथ बन रही है। कौन उठा रहे? छोटे भाई खर्चा उठा रहे। किराया आ रहा है वो अपनी जेब में, वो कोई बड़े भाई कोई काम धंधा नहीं कर रहे, कोई उनके पास खर्चे का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा खर्चा गाँव का और ये लोग ही उठा करके भेज रहे हैं। 2012 के बाद स अपने ये इस यहाँ पर और मकान ऊपर बना लिया जाए, एक-एक कमरे और बना लीजिए सभी के ऊपर, ऐसा डिसाइड हुआ और 2014 में खर्चा बना करके 6.5 लाख रुपए खर्चा करके ऊपर के मकान वो बनाए गए। जिसमें 1 लाख सवा लाख के 1,40,000 के आसपास इन्होंने दिए थे, छोटे वाले ने और किराए की रकम से बाकी का पैसा वो बनाया गया, कुछ कर्जा लिया गया, फिर ये जो मकान बनने के बाद उसको किराए पर दिया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर तो जो दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने जो मेहनत करी, गाँव में खर्चा करा, किसी प्रकार को हिसाब-किताब नहीं लिया, किराए का पैसा वहाँ जमा हो रहा है, उनके बड़े भाई के पास। अपने आप ही सब कुछ बराबर-बराबर बड़े भाई को कर देना चाहिए और ये लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि सब बराबर कर होगा। जब ये मकान बना तो इन्होंने मीटर भी लगे, तो मीटर उन्होंने क्या किया कि 2 मीटर इन दोनों भाइयों के नाम से लगाए और तीसरे नंबर और चौथे नंबर जो थे, उनके नाम से मीटर नहीं लगाए गए, बल्कि बड़े वाले ने अपने बेटे के नाम से मीटर लगाया और कुछ भी सब अपनी मर्ज़ी से किया। अब क्योंकि इनके नाम से मीटर लग गया था, इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना उन 2 लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, 3 नंबर और 4 नंबर ने इस मामले में। बाद में किराए के साथ ये सब चल रहा था। बीच में इनके जो बच्चे हैं आए, बच्चे मतलब पहले तो गाँव में रह रहे थे, अब बड़े हो गए। वो जब शहर गाँव बॉम्बे आए वो भी रहने के लिए, तो छोटे वाले ने जो कहा कि भई ये वो लोग कुछ काम धंधा नहीं कर रहे। कुछ भी वो काम उनका चल नहीं रहा था। यानी कुछ भी धंधा पानी कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की भई कुछ काम धंधा करो, छोटे वाले ने, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे इस चीज़ को। जब नहीं माने तो इन्होंने क्या किया अपने दुर्ग जी ने इस मामले को उठाने की कोशिश करी। किसके सामने? बड़े भाई के सामने ताकि बच्चे जो है काम धंधे पर लगे और जैसे इनके बड़े भाई जो है आलस मतलब पूरे तरह एक बैठ करके बिना काम धंधे के खाली बैठे हुए हैं,
वैसी स्थिति न रहे। उनकी मिसेज भी, बड़े वाले की मिसेज भी उनको बार-बार यानी ताने देती थी, जब भी बीच में आती थी। ज़्यादातर तो वो गाँव में ही रहती थी। क्यों? क्योंकि ये कुछ काम-धंधा करते नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ आकर के वो यही उनको टोकती रहती थी। ये सारी चीज़ें होती रही है यहाँ पर। अब बच्चे लोग नहीं काम कर रहे, तो इन्होंने क्या किया, बड़े बच्चे से बोला कि भई देखो, अगर ऐसे तुम करोगे तो फिर हम तुम यानी खर्चा नहीं उठाएँगे, फिर तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। उस वक़्त भतीजे को इन्होंने बोला, तो भतीजे ने जाके अपने पिता को बोला कि ऐसा-ऐसा चाचा जी कह रहे हैं। तो पिता जो है वो मतलब बड़े वाले वो भड़क गए इनके ऊपर, यानी उल्टा-सीधा ये सारा एफ़िडेविट में लिखा हुआ है, इसके अंदर। कि किस तरह, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोगों के पास समय नहीं, हम लोग इतनी सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर उन्होंने इनको ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। तो इन्होंने फिर उस वक़्त इन्होंने कहा कि नहीं, आप, इन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया कि भई आप आलसी हो, आपने क्या बोलते हैं ये आप बैठे रहते हो, बच्चे भी आपके समान बैठे हुए हैं, अगर ऐसे चलेगा तो मैं अकेला कैसे हैंडल कर पाऊँगा? ये सारी चीज़ें बोली। हमारे इसी गैस कनेक्शन में मेरा है, मैं उसमें पूरा मतलब मैं 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाता सिलेंडर, वो मेरे को ही बार-बार लाना पड़ता है, अनाज मेरे को भरना पड़ता है, सब कुछ मेरे को करना पड़ता है, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने उठाई। तो वहाँ पर झगड़ा हुआ थोड़ा-सा, थोड़ा मनमुटाव हुआ। तो फिर वो छोटा वाला लड़का जो है वापस गाँव चला गया था और फिर उसके बाद फिर वापस आया था और वहाँ पर उसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ा-सा ज़्यादा झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ और वहाँ पर थोड़ी मारपीट की भी पोज़ीशन आई, तो अड़ोसी-पड़ोसी सब जानते थे। तो वो सब बीच में आए और बीच में आकर के इनको वापस, यानी बड़े वाले क्या कर रहे थे, इनको छोटे वाले को घर से बाहर निकालने के उसमें कोशिश में थे। अच्छा, ये 2 नंबर के जो थे, इन्होंने, इनके नाम से मीटर तो हो गया था, लेकिन जो कमरे इनको दिए गए थे, जो जहाँ इनका मीटर लगा हुआ है, वो उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। और ये जो है अशोक जी एक मजबूरी में एक दूसरी जगह पे रहना शुरू कर दिया था इन्होंने, किराए से, मतलब पहले मतलब खरीदी कर लिया उन्होंने फिर वो जगह भी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से करा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह से इनका हाथ, यानी इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें उनको पूरा हक इनका है, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत करके ही बनाया है ये सारी चीज़ें। तो वो बाहर रहे, इन्होंने बड़े सेकंड नंबर ने सोचा कि नहीं, ये बड़े भाई तो बड़े आराम से, मतलब सब मिल-जुल के उनके ऊपर भरोसा करके कि ये मकान तो हमारे ही नाम से है, इस पर कोई इस प्रकार का वो नहीं होगा, तो किराया एक जगह जमा हो रहा है, होने दीजिए, बाद में हम अपना ले लेंगे, हो जाएगा सब क्लियर। बड़े भाई ये भरोसा किया उन्होंने। बाद में मालूम पड़ा कि बड़े वाले ने इनके इनका नाम दोनों का राशन कार्ड से हटा दिया है और मीटर से भी इनका नाम हटा दिया है। जब ये बातचीत, इनका पास मीटर का बिल नहीं आया, बिजली मीटर का, तो इन्होंने उस चीज का पता किया तो मालूम पड़ा मीटर से नाम हटा दिया गया है। तो इन्होंने आरटीआई लगा के और कुछ मतलब वहां पर भड़के भी जाके, तो वहां पर इनका मीटर इनके नाम से वापस कर दिया गया। लेकिन उन लोगों ने राशन कार्ड से नाम हटा दिया। इन्होंने बोला भी कि भाई ये क्यों? क्योंकि बिना एनओसी के राशन कार्ड से नाम हटाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें हुई। ये लगभग 2018-19 के बीच में हुई और 2022 में राशन कार्ड के बारे में सारी जानकारियां इनको मालूम पड़ी। अब मुख्य चीज यहाँ पर ये आती है कि हम सब लोगों को, जैसा कि मैंने पुराना आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम सब, ये जो केसेस चल रहे हैं हमारे देश में 4 करोड़ से अधिक, इनके मुख्य कारण यही है आपकी बदनीयती, मौका परस्ती, मौका देखकर पीठ पे छुरा घोंपना। तो वो काम यहाँ पर हुआ। इन लोगों ने संस्कारों का के तहत रहते हुए बड़े भाई पर भरोसा किया, उस उन चीजों को वैसा ही रहने दिया। बड़े भाई हैंडल कर रहे हैं, चलिए कुछ नहीं बोलते। ये स्थिति यहाँ पर रही। होना ये चाहिए कि सबके नाम से, पांचों के नाम से बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। तो हमने इसमें हिसाब किताब लगाया। इसके अंदर हिसाब किताब में हमारे को जो नजर आया कि पहले जो किराया मिला था इन लोगों का, वो किराया 2014 तक अगर हम मान के चले 4,500 रुपए महीना, और सन 2000 से हमने मान लीजिए 5 कमरे बनाए थे, 2 कमरे में ये रहते थे, 3 कमरे इन लोगों ने किराए से दे रखे थे। पांचों भाइयों का है तो किराया आ रहा है, किराए पर सबका बराबर का हक है। वो किराया बैठा है, हमने जो कैलकुलेशन किया, जो लेटर हम भेज रहे हैं इन लोगों को,
और इसको सभी पुलिस स्टेशन में भी भेज रहे हैं, हम सिर्फ एक इसके लिए कि भाईचारे के साथ ये खत्म हो। तो लगभग 7 लाख के आसपास का पहले वाले का किराया बनता है 2014 तक, जिसमें हमने कम ज्यादा को एवरेज, हमने एक एवरेज मानकर इसमें रख दिया है। इसके अलावा 2014 के बाद जब ये मकान ऊपर भी बन गया, तो इन लोगों ने 7 कमरे किराए पर दिए, जो 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 21,000 रुपए हर महीने का इनको किराया आ रहा है। तो लगभग वो 23,000 के आसपास बैठता है, 23 लाख के आसपास बैठता है। अब ये टोटल अगर हम किराया देखें तो 30 लाख रुपए किराया होता है। अगर इसमें से हमने खर्चा निकाला मकान बनाने का, तो खर्चा निकालने के बाद जो बच जाता है वो लगभग अपने 25 लाख के आसपास बचता है किराया, यानी जो खर्चा मकान बनाने में जो लगा उसको हटाने के बाद। अब ये 25 लाख में से हमने ये मान के चलते हैं कि 10% एक्स्ट्रा खर्चा हो गए, क्योंकि होते हैं जब हम लोग किसी प्रकार का कुछ मूवमेंट करते हैं, तो जब इकट्ठा पैसा हम लोग लेते हैं और उसमें हम खर्चे करते हैं, तो खर्चे में कुछ हिसाब किताब में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम 10% उसको खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा जिसका हिसाब किताब पता नहीं चल पाता है, वो हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 3 लाख रुपए 10% उस हिसाब से माना, तो लगभग 22 लाख रुपए के आसपास किराए का फंड इनके पास मौजूद है, इनके बड़े भाई के पास। इसके अलावा 5 मकान, जिसमें से 7 का किराया ये ले रहे हैं, 3 कमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ये अपनी 2 फैमिली, मतलब ये 3 फैमिली और इसके अलावा चौथी फैमिली दुर्ग विजय जी के सबसे छोटे भाई की यहाँ पर 3 कमरों में रह रही है। आप सोचिए, लगभग इनके पास 22 लाख रुपया है और किराया चाहिए, यानी 10 कमरे हो गए, 5 नीचे 5 ऊपर, 10 कमरे में से सिर्फ 3 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 कमरे में ये बड़े भाई और उनकी मिसेज, उसके अलावा उनके 2 बच्चे और उनकी मिसेज और उनके बच्चे, साथ में ये 5वें नंबर के भाई भी वहां पर रह रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं फैमिली के साथ। इनके यहाँ रसोई का जो कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन, वो केवल इनके सबसे छोटे भाई के नाम से है, यानी उन लोगों ने, बड़े भाई ने कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन भी नहीं लिया। आपके पास पैसा है, आपकी बदनीयती कैसी है ये देखने की जरूरत है, हम सबने समझना चाहिए। हम यहाँ पर हिसाब किताब लगा करके पूरा देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई, और ये पूरा पत्र हम इनको भेजेंगे, हम सभी जगह भेजेंगे कि अगर इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो वो आप लोग बता सकते हैं। तो यहां पर अब होना क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो ये सोचिए। आपके पास फंड है, आप उसके बावजूद कैसे रह रहे हैं, ये बड़े भाई कैसे रह रहे हैं कमरे के बाहर छोटी सी उसमें, ये दिखाते हुए रह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, जबकि हिसाब किताब क्या बताता है, इनके पास फंड के रूप में 22 लाख है। ये 22 लाख क्या होना चाहिए, किराए का है, जो पांचों भाइयों में बंटना चाहिए, यानी एक के हाथ में कितना लगभग आना चाहिए, लगभग 4.5 लाख के आसपास एक को आज की तारीख में मिलना चाहिए। इसमें हमने किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाया है। अगर ये पैसा जमा होगा बैंक में तो उसका इंटरेस्ट भी कई गुना, अगर उसको हम देखेंगे तो 50 लाख के आसपास चला जाएगा। ये लोग इस तरीके से रह रहे, और ये दो दो भाई है, ये दोनों भाई, वो उस किराए किराए में जब ये दे ही नहीं रहे, तो कम से कम जो मकान किराए पर दिया, ये जो अपने एक रूम में सबसे छोटे भाई एक कमरे में किस तरीके से रह रहे अपने बीवी बच्चों के साथ, 2 बच्चे, उनका एजुकेशन कैसे होगा, आप कैसे रह रहे हो, आपको अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है। अगर इस तरीके से आप लालच के वशीभूत होकर के जियोगे, तो ना तो खुद अच्छे से जी सकते हो और ना ही अपने बच्चों का भविष्य आप सुरक्षित रख सकते हो, उनको अच्छा एजुकेट कर सकते हो, सिर्फ इस डर से कि लोग देख ना ले हमारे पास इतना पैसा है या हम इतना खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कहा है
कि भाई इसमें हम सब मिल करके पहले समझाएंगे, हम लेटर भेज रहे हैं, लेटर से वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है इस मामले में, और नहीं समझते हैं प्रेशर हम पुलिस के साथ और सबके साथ डालेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अड़ोसी पड़ोसी सबको साथ लेंगे इस मामले में कि भाई सब लोग बराबर बराबर हिस्सेदारी करो। कम से कम ये 2 लोग हमारे साथ आए हैं, वो 2 भाई जो है वो नहीं आए इसमें। एक भाई अपने यूपी में रहते हैं, सोनभद्र में, वो सर्विस करते हैं। दूसरे भाई यहाँ पर घाटकोपर में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। उनकी स्थिति भी कमजोर है, मगर उन्होंने कैसे इनको लिख के दिया है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मालूम क्यों? ये समझ में नहीं आया। इन दोनों भाइयों को भी नहीं मालूम है इस चीज का। लेकिन हम लोगों को तो समझ में आता है ना। अगर हम एक कबीले के रूप में रह रहे होते, मान लीजिए हम एक परिवार में रूप में रहे होते, हमारे सामने इस टाइप का मैटर आता, तो क्या हम वहां पर जिनका शोषण हो रहा है उनके बीच में नहीं आते? हम उनको उनको रोकने के लिए जो इनका शोषण कर रहा है उसको समझाने की कोशिश नहीं करते, और नहीं तो उसका सामाजिक बहिष्कार करते। तो यहाँ पर भी हमें वही कदम उठाने होंगे इसमें। तो हम अपनी तरफ से लेटर भेज रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इस मामले को, मैंने काफी सीमित शब्दों में, ब्रीफ में, छोटे उसमें, इसमें काफी कुछ है लेटर में। इनके एफिडेविट है इन लोगों का, ये पूरा का पूरा, और जो एफिडेविट में इनकी पूरी सच्चाई लिखी हुई है और जो ये बता रहे हैं उसी के बेस पर हमने अपना लेटर भेज रहे हैं, और उसी के बेस पर हमने आप सबके सामने पूरा मुद्दा रखा है। हम चाहेंगे कि एक-एक करके आप लोग इसमें बताएं। पहले तो ये इन लोगों से पूछेंगे, अशोक जी और दिग्विजय जी से, थोड़ा-सा वो ब्रीफ में छोटे से में अपनी बातें बताएं जो मेरे से छूट गई है, और फिर मैं इस्माइल बाटलीवाला जी से और उनसे फिर बाकी सबसे मैं सुनूं बोलूंगा कि वो लोग अपनी-अपनी बातें रखें। तो सबसे पहले मैं अशोक जी, मैं चाहूंगा आप इस मामले में जो मेरे से छूट गया है थोड़ा-सा ब्रीफ में, ज्यादा बड़ा करके नहीं बल्कि थोड़ा-सा ब्रीफ में बताइए, ताकि हम इस चीज को सही ढंग से प्रेजेंट कर सके लोगों के साथ और सबका सहयोग ले सके। हाँ, तो अशोक जी आप बोलिए, अपना अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। अनम्यूट कीजिए आपका, है ना? हाँ, इसमें जो है कुछ खास छोटा हुआ नहीं है। हाँ। जो है वो सब हकीकत हुँ, है ना। हुँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब छूट गया। जो हो रहा है वो प्रेजेंट हाल में सब लिखा हुआ हुँ, हुँ। है ना। तो अभी तो आज से भाई साहब ने उसको दीवार भी तोड़ना चालू कर देंगे, कल से लगता अ, है ना। दीवार ऐसा तोड़ना मतलब 5 का कैसा? 3 कर देंगे वो। मतलब दीवार कैसे पार्टीशन तोड़ना शुरू जैसा किया? बीच का है ना। पांच हाँ। 5 भाई हम लोग हैं, 5 दरवाजा है, 5 रूम है ना। हुँ, हुँ, तो अभी वो लग रहा है कि वो दीवार भी तोड़ेंगे, ऐसा हुँ, लग रहा है। मतलब हुँ, उसको बड़ा करेंगे, 2-3 करेंगे रूम, 5 की जगह हुँ। 3 करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। ऐसा। हुँ, 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 हाँ, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ हुँ। हाँ, अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन शुरू हो जाएगा ऐसा लग रहा अच्छा, अच्छा। है ना। तो हाँ, और कुछ है आपको हाँ, बोलने के लिए फिर इसके अलावा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सब, हाँ, है ना। ठीक है। तो मतलब बाकी ये तो जो सब हमने वैसे हमने ही। जो प्रेज़ेंटेशन जो बोला है उसमें आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो शब्द बोले हैं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कोई बोले दिक्कत, हैं, है ना? तो कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है सब। अच्छा, अच्छा। दुर्गविजय जी आप सबसे छोटे हैं। आप अपने बारे, आपने इसमें से कुछ छूट गया हो, आप बता सकते हैं, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए और फिर बताइए। हाँ। नमस्कार। जी, नमस्कार। हुँ, ऐसा कुछ तो छूटा नहीं है, बट आपने जो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है आपका हुँ, कमेंट, बस और कुछ नहीं। जी। जैसे हम लोग आए गांव से, यहाँ रहते थे, हुँ, रहते रहते काम करते थे जिम्मेदारियों के साथ। ये मामला चलता रहा आगे बड़े आराम से। हुँ, अ, और जो मीटर कनेक्शन जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने ही लगाया था सबसे पहले, जब ऐसी चीजें होती गई तो हम लोग भी कभी सोचे नहीं उसके बारे में कि इसके हुँ, अगेंस्ट में कुछ हो सकता है। हुँ, तो उसी के हिसाब से हम लोग भी रहते थे, और जो भी खर्चा पानी होता था हम उसी के हिसाब से हुँ। खर्चा करते थे, क्योंकि जो अच्छा। भी था हमारा ही था। हुँ, हुँ। मतलब हम एक अपना सबका एक समझ के अपना चलते सब थे। समझ के करते थे, क्योंकि चल उन्होंने जिस तरह से बनाया था
सबसे पहले आए 5 रूम किया उन्होंने, ठीक है। हम्म, 5 रूम होने के बाद राशन कार्ड बनाया, ये सारी चीजें बनाया, लाइट मीटर लगवाया उन्होंने, हम्म, एफिडेविट पे साइन लिया, बोल बोल कि भाई ये हम्म, तुम्हारा है, तुम लोग साइन कर दो। हम्म, ये ऐसा करते हुए तो हमको भी लगा कि ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता, हम्म, ऐसा कुछ दिक्कत बाद में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो ऐसा ही हो रहा है सब कुछ, उसी के बेस पे हम लोग भी वही सच मान के आगे बढ़ते गए। हम्म, ये 2014 तक तो कोई दिक्कत नहीं था। हम्म, 2014 के बाद जब डबल हुआ, हम्म, डबल होने के बाद तभी ये प्रॉब्लम हुआ, जब उनकी बहू बेटी आए यहाँ पे, हम्म, शायद मोह माया बड़ी होगी या लालच हो, हम्म, समथिंग। अगर ऐसा होता स्टार्टिंग में तो हम लोग भी सुधर जाते, हमको हम्म, भी कुछ आगा होता तो हम भी उसके हिसाब से रहते ना। जी, बट ऐसा नहीं हुआ आज के देश में अभी। अब हम कहाँ जाएंगे इस कंडीशन में। इतने जी, तक हम लोग साथ में रहे और सारी चीजें अपना समझ के काम किया हमने, जो भी हम्म, था पैसा रुपया जो भी लगा हमने लगाया। कभी ये हम्म, तो 1 रुपया भी नहीं लगाया उन्होंने। मैं जब तक हूँ आज तक भी मैं ही लगाता आया हूँ, उसमें सारे पैसे मैं हम्म, लगाता था। ये घर पे रहे, हमारे बड़े भाई कभी मार्केट तक नहीं गए, अच्छा, और ना ही मुझे बोलते थे भाई तुम कभी, हाँ कभी मार्केट नहीं जाते थे ये। बोलते थे हम्म, हमारा काम तो घर बैठे ही हो जाता है, मार्केट हम्म, जाने की जरूरत क्या है। अगर वो अपने साले को बोलते थे कि हम्म, भाई ये सामान लाना है तो साला उनका जाता था, बट उसको पैसा देते थे। हम्म, लेकिन अच्छा, अगर वही सामान मुझे बोला गया कि भाई ये लाना है, ना हम्म, ही मुझे पैसा मिलता था, ना ही मैं कभी मांगता था, क्योंकि हम्म, वो देते तो भी नहीं मैं लेता, क्योंकि मैं काम करता था मेरे पास, हम्म, मैं उस हिसाब से था, हम्म, मेरे पास रहते थे, मैं काम करता था तो दिक्कत नहीं थी मुझे। हम्म, और ऐसा नहीं समझा कि बाद में अभी इस कंडीशन में ऐसा हुआ तो अभी वो चीज का समझ में आ रहा है, लेकिन पहले तो हमारा कुछ ऐसा समझ नहीं था। पहले तो जी, हम एकजुट होके काम कर रहे थे, हमारा ही है सब भाई, वो बड़े भाई हैं हम छोटे भाई हैं, सिंपल। जी। तो अभी जैसे मतलब हमने जैसे बोला कि सभी के हाथ में मिलना चाहिए अलग अलग रूम, और जो किराया का पैसा वो सबको पांचों में बराबर बंटना चाहिए। और जो 3 और 4 नंबर की जिन्होंने बोला कि हम हमें नहीं चाहिए या जो बीच में आ नहीं रहे, एक्चुअली उनको भी बराबर। मिलना चाहिए। अगर वो आए हैं बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो अपना समझ करके ही ये सब कुछ किया है, खड़ा किया है, बराबर ना, यस, जी जी। है ना। तो उसी हिसाब से हम सबको चलना चाहिए था। ठीक है, चलिए अभी हम इनसे कमेंट्स लेते हैं सभी से। पहले हम इस्माइल बाटलीवाला जी, आपने सब सुना होगा, पहले मैं आपसे, आप सबसे बुजुर्ग है, और इस मामले में कि क्या जो हमने रखा है, पहली बात तो ये कि जो केसेज हमारे 4 करोड़ केसेज हमारे है, क्या जो मैंने ये कथन रखे जो कारण की किस कारण से है, वो क्या गलत है कहना या सही है। तो आप जरा शुरुआत कीजिए इस्माइल बाटलीवाला जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। इस्माइल जी शायद नहीं है। हाँ, चलिए असीम जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप प्रोफेसर हैं और आपने बहुत ही अच्छे से, मतलब आपने, आपकी हालत ये रही है आपके साथ इतना सब होने के बाद भी, मतलब इनका जो काबिलियत को अगर आप देखेंगे, ये वहां से निकल करके जो दूसरी जगह पहुंचे हैं, इनकी काबिलियत है कि वहां पर भी बच्चों का हुजूम इनके पास आ चुका है पढ़ने के लिए। मतलब ये उनकी काबिलियत ही होती है। जिन लोगों ने जिस जगह को इन्होंने बेहतर बनाया था रहने लायक, जिस उस जगह को एक मतलब बगीचा, मतलब फूलों का एक सुगंध सुगंध फैला दी थी, उस जगह के लोगों ने इनको वहां से निकाला, तो उसका ये दूसरी जगह पहुंचे तो वहां सुगंध फैला दी उन्होंने, असीम जी ने। तो मैं चाहूंगा असीम जी, आप जरा बताइए, ये जो मैंने उठाया है मामला, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे तरह केसेस चल रहे हैं हमारे देश में, और ये हमें क्या करना चाहिए इनके मामले में, बोलिए। पहले तो आपने जिस केस उनका लिए है अशोक जी का, अशोक और दुर्ग जी का, हम्म, मेरे ख्याल से वो आपस में ही अपने भाइयों के बीच का जो मसला है वो मिटा दे तो अच्छा है। जी, कोर्ट भी ना जाए। हम्म, अगर कोर्ट में जाना चाहते तो हमारे पास बहुत सारे एडवोकेट है। हम्म, उनका जो प्रॉपर्टी का विवाद है उससे भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा अगर कोर्ट में जाना चाहते तो। जी, प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगा हम्म, हम्म, कोर्ट के चक्कर में ही। हम्म, इसीलिए उनका जो इश्यूज है भाइयों के बीच में वो खुद ही निपटा ले आपस में बैठ के, यही सबसे बेस्ट रहेगा। हम्म। मतलब इसमें हम सबकी तरफ से मतलब एक संदेश जाना है, पुलिस को हम लेटर भेज रहे हैं, यानी पुलिस को हम लोगों की तरफ से कि भाई इन लोगों को आपस में बैठा करके सेटल कराया जाए, है ना। और हमारा ये संदेश उनके भाई को जाना है, बड़े भाई को, कि भाई
आपको, आप बड़े हो, आपकी इज्जत रखी है इन्होंने, जो संस्कार है उसकी वजह से ही तो आज इतने बड़े हो गए ये लोग, और आज तक आपके खिलाफ कभी बोले नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। 2018 तक तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं है कभी आपके खिलाफ इस चीज का। तो आपको इज्जत रखनी चाहिए। आपने क्या संदेश दे रहे हैं इस तरीके का? मतलब हमें ये चीज इनके बड़े भाई को समझाने की यही जरूरत है। यही चीज का काउंसलिंग का उनको जरूरत है। जो कोर्डियल रिलेशन था अच्छा मेंटेन करके चल रहे थे, बीच में ऐसा क्या हो गया, उनका माइंड कैसे चेंज हो गया, उसी चीज वही जो इश्यू निर्माण हुआ उसी को खाली सॉल्व कर देंगे तो उनका अच्छा हो जाएगा। तो हमें मतलब उनको क्या संदेश देना है? मतलब आपकी तरफ से इनके बड़े भाई को संदेश दीजिए कि आप क्या है मतलब बोल। उनका माइंड रीड करना पहले जरूरी है, उनका माइंड कैसे अफेक्टेड हुआ वो पहले समझना जरूरी है, उनसे बात करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, ठीक है। मीन्स हम बुद्धिजीवियों या जो सामाजिक वर्क करते हैं, जो नैतिकता मानवता पे विश्वास करते हैं, जो इंसान है इंसानियत पे विश्वास करते हैं, उन सब ने मिलकर के इन चीजों के फैसले करने चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि ये बहुत समझना आसान है कि कौन बदनीयती से काम कर रहा है, कौन मजबूरी का फायदा उठा रहा है, कौन पीठ पे छुरा घोंप रहा है, ये सारी चीजें समझ में आती है। इसको समझने के लिए किसी बहुत बड़े यानी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, जहां तक हम समझते हैं, है ना। आपका आपका कोर्ट का जो केसेस है वहां पे आपको मैक्सिमम्स मिल जाएगा फॉल्स केस। बिल्कुल। मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम पे जो सोशल रिसर्च किया था मुंबई सेंट्रल प्रिजन के अंदर, मेरा टॉपिक था उसमें कि उस जो यूथ से वो क्राइम पे क्यों एंट्री मारा, कैसे एंट्री मारा, उस टॉपिक के ऊपर जहां तक मैं स्टडी किया, उस रिसर्च स्टडी में मुझे दिखाई दिया कि ये जजेस जुडिशियल ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है इसके वजह से। जी। छोटा और अपना सिस्टम ऐसा है, छोटा छोटा केस जहाँ पे चोरी वगैरह का केस है, जहाँ पे उसका मैक्सिमम अगर पनिशमेंट दिया जाए तो 2 या 3 साल का रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा टाइम से वो अंडर ट्रायल प्रिजन के अंदर है। इस प्रकार के इश्यू मिला, उसका जर्नल रिपोर्ट मैंने बनाया। ठीक 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 है। चलिए फिर हम अभी हम चाहेंगे इस्माइल जी आप बोलेंगे पहले कुछ इस मामले में, सुनेंगे हेलो सुना बाबू, है तो। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। देखिए, शर्मा जी ने, शिव नारायण शर्मा जी ने पूरी बात आप लोगों की बताई। आप कितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं? अभी लगभग 12 के दो आसपास है। हाँ नहीं नहीं, सबकी बात नहीं कर दो रहा हूँ, भाई, भाई। दो भाई। अच्छा, हाँ, 2 दो भाई भाई। हाँ जी। देखिए, दोनों भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका पारिवारिक मामला है। इसको पारिवारिक तरीके से अगर हल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। वरना शिव नारायण शर्मा जी को मैं जानता हूँ, आप लोग ने सही आदमी को पकड़ा है, इनके हाथ से हैंडल करवा रहे हैं। तो मतलब अगर वो पारिवारिक मीटिंग करके उसमें समझदारी से अगर हल करने की कोशिश नहीं किए तो ये दिक्कतें बढ़ जाने वाली। और 2 चीजें उन्होंने अपराध किया है। राशन कार्ड पर से नाम हटा देना ये बड़ा अपराध है। बिजली के बिल से नाम हटा देना ये बड़ा अपराध है। इसलिए अगर ये मामलात आगे गए, ऊपर तक अगर पहुंचाए गए, जैसे कि शिवनारायण शर्मा जी के जो तौर तरीके हैं, तो काफी दिक्कतें बढ़ जाने वाली है। मैं ये आप लोगों को संदेश दे रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं। रही बात ये कि आपके बड़े भाई साहब से भी मैं अपील करता हूं कि सबको, छोटे भाइयों को बैठा करके और सबकी मंशा जान करके कुछ कम बेस करके वहीं घर में निपटा ले, यही मेरी राय है। बाकी इस पचड़े में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। अगर इस पचड़े में पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जब मामला ऊपर तक जाएगा तो शायद आपका पूरा मकान ही उस जद में आ जाए। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश यह है कि इसको घर के अंदर ही निपटाने की कोशिश करें, ये मेरा सुझाव है। और अगर नहीं किए तो फिर ये दिक्कत बढ़ जाने वाली है।
और फिर जब अभी तो शर्मा जी के हाथ में है, तो ये तो ठीक है, निपट सकता है। जब ये पत्र व्यवहार आगे तक चले जाएंगे, ऊपर तक चले जाएंगे, तो वो दिन जो है वो शर्मा जी के हाथ में भी रहने वाले नहीं है, और शर्मा जी भी बेबस हो जाएंगे, क्योंकि वो जब लिखेंगे, उस पर दस्तखत करेंगे, तो फिर उससे वापस नहीं हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी शर्मा जी के जो कुछ आगे इस मामले को बढ़ाने वाले हैं, वो बढ़ाने के पहले बड़े भाई साहब, आप लोग अपने चारों भाइयों को बैठाकर, अपने फैमिली को बैठाकर आप में आपस में सेटल कर लें और उसकी लिखा पढ़ी कर लें। ये मामला आगे नहीं जाना चाहिए, वरना दिक्कत तो इनकी छोटे भाइयों की है, आपकी भी दिक्कत बढ़ जाएगी और आपका मकान भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। जी धन्यवाद इस्माइल जी आपका। तो हाँ, अभी हम भीष्म देव जी, इनसे चाहेंगे, ये हाथ उठाए हैं कि आप कुछ बोलेंगे इस मामले में। भीष्म देव जी। अ, वैसे इन्होंने काफी अच्छा इस्माइल जी ने बोला है और संदेश दिया है बड़े भाई को। बड़े भाई अगर उस चीज को समझते हैं, मिल करके वो करते हैं तो काफी अच्छा है, नहीं तो ये तो निश्चित है कि कोई भी अपना हक नहीं छोड़ेगा और उसके लिए लड़ेगा, आगे तक जाएगा। जबकि जो बेईमानी कर रहे हैं उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा और हम सब उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम भीष्म जी, आप बोलिए आप। ये सर, जय हिंद सर, जी, नमस्कार नमस्कार और संपूर्ण क्रांतिकारी अभिवादन। जी, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारी बिटिया सोनिका क्रांतिवीर यहाँ है, उनके एक जी आदेश हुआ था कि आए, मैं आया हूँ और मैं जी। काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आज दो नाम मुझे और अच्छे मिले कि मैं सिर्फ सोनिका क्रांतिवीर को जानता तो सत्यनारायण साहब क्रांतिवीर को भी जानता हूँ। एक घर का छोटा सा मसला था, उस पर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ऐसे एक छोटे से मसले पर आपने 2 मिनट रखी। तो अगर एक चीज पर हम लोग अगर ध्यान देंगे, जैसे होता है ना जड़, तो जड़ क्या है? हमारे जो आपसी संबंध, यानी एक दूसरे का मौका देखकर पीठ पर छुरा घोंपना, अपने अपने ये जैसे इनके मामले में हुआ ना, है ना, बदनीयती आपकी, ये सारी चीजें जो है हर इंसान में पैदा होती चली जा रही है। अगर हमारी जमात अगर एक दूसरे से जुड़ करके, इन लोगों को, हम सब लोग जुड़ करके ऐसे मामलों को आपसी सहमति से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो जमात होगी ना, वो इनसे रेप जैसे केसों को होने ही नहीं देगी। मगर हालत क्या है कि हम आपस में, हम खुद ही ठीक नहीं है, हम खुद ही चलते गंदे विचारों में जी रहे, हम खुद ही देख रहे हैं सामने गलत हो रहा है, लेकिन हम बोल नहीं रहे। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहेंगे, हम अपने आप को ये कहेंगे हम बहुत शरीफ हैं, हम किसी पचड़े में नहीं पड़ते, लेकिन आपके द्वारा पचड़े में ना पड़ने की वजह से, आपके द्वारा जिस घर में आग लगी उस घर की आग ना बुझाने की वजह से वो आग आपके घर में भी पहुंच रही है, दूसरों के घर में भी पहुंच रही है। इसको ही हमें रोकना है। और ये जब तक हम सामाजिक रूप से एकजुट, नैतिकता, बदनीयती, इन सबको हम लोग फिल्टर नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो हम जो इस मामले को जैसे हमने उठाया, या मैं, हमारे संगठन में जो भी हमने अपना लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आपसी सहमति से किसी भी मामले को हमें उठाना है, जो एक्चुअल में होना चाहिए, एक्चुअल में इंसाफ होना चाहिए, तो हम सबने मिलकर के उस पर प्रेशर डालना है, उसका सामाजिक बहिष्कार करना है जो गलत राह पर चल रहा है, जो फायदा उठा रहा है किसी चीज का। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, जब तक उसको हम रोकेंगे नहीं इस तरीके से, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े कन्वर्स पर हम लड़ाई लड़े अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बस हमारी देखिए, मैं हाँ, बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये घर छोटा मसला है, इससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ पड़े हुए हैं। कहाँ आप जानते हो? नहीं, हमारा जो सोच है, देखिए मामला कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अच्छा मुख्य बेटिया, बात देख रहा ये हूँ। है, मुख्य बात ये है कि घरेलू काम तो हम लोग भी सभी तरह के मसलों पे करते हैं, लेकिन हमारा तरीका है क्या है कि उस चीज को सार्वजनिक करते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जैसे ये भले ही छोटा मामला है, लेकिन
बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ आता है कि इस मामले पे कैसे काम करना चाहिए। जब उनके सामने एक नया उदाहरण आएगा तो उन्हें भी ये समझ आएगा कि किस तरीके से काम करना चाहिए। एक्चुअली ये वेब मीटिंग या ये जूम मीटिंग ये इसीलिए ही की गई जाती है, या शेयर वगैरह हम लोग इसीलिए करते हैं कि और लोगों को पता चले। सिर्फ यहाँ एक मामले की बात नहीं है, और लोगों को भी इसका फायदा होना चाहिए। इसमें हाँ, इसमें देखिए मैं एक चीज थोड़ा सा बोल दूं। जैसे अगर हमने कैमूर का मसला किया था, बहू को क्या कहते हैं इंसाफ तुरंत दिलवा दिया। अगर बाई चांस वो मामला हमने नहीं उठाया होता तो क्या होता कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही होती, बराबर ना। मतलब हमने जड़ में खत्म कर दिया। एक छोटा सा मैं मामला और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक बच्ची के साथ 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है ना। अब बलात्कार करने के बाद जो भी हुआ सामने आया, तो बाद में मालूम पड़ा कि जो उसकी मम्मी थी वो भी, मतलब जिसने उसका बलात्कार किया बच्ची का, उसके उस व्यक्ति से संबंध थे, है ना, उसकी मम्मी के, राइट। ये सारी चीजें सामने आई। अब इसके बाद कुछ और भी चीजें सामने आई। फिर इसने क्या कहते हैं अपने बीबी को मतलब सब कुछ दिखाया, तो उसके भाई को बताया। भाई ने यानी बीबी के भाई ने बीबी को यानी उसको अपनी बहन को पहुंचा दिया गाँव में। ये भी बेचारा परेशान होकर के गाँव चला गया, ठीक है ना। अब बाद में आकर के ये क्या करता है कि बीबी के खिलाफ केस दाखिल करता है। बीबी गांव जाकर के 498 का केस दाखिल करती है। अब ये जो चीज है ये क्या बताती है, क्या कभी ये परिवार जोड़ पाएगा? लेकिन हमने इस परिवार को जोड़ा, इनकी डीप में जाकर, इनकी जड़ में जाकर, इनके माँ बाप को समझाया कि किस वजह से ये सारे कांड हुए हैं। आज दोनों परिवार मतलब पूरे दोनों मियाँ बीबी एक साथ रह रहे हैं, दूसरा बच्चा है इनका। जैसे अभी इसमें एक चीज हमने जो बताई, वो ससुर ने बहू को मारा। अगर हम वहां पर कोर्ट केस के चक्कर में जाते तो परिणाम क्या होता, वो बेचारी वो लड़ रही होती, उसके पास पैसा नहीं होता लड़ने के लिए, और ये सारी चीजें। तो हमारी कोशिश ये है कि उस लेवल पर जाने से पहले जड़ में अगर हमारे काम हो जाते हैं तो ये बाद में खून खच्चर या उस टाइप के बाद कोर्ट कचहरी ये चीजें ना हो पाए। और अगर अच्छी जमात के लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे में इकट्ठे होंगे तो ये जितने भी केसेस रेप के या केस हो रहे, तो उसमें सब लोग एक साथ मिल करके उस परिवार का बहिष्कार करें, उसको जेल पहुंचाए, उसको सजा दिलवाएं। ये काम होने चाहिए। तो ये तभी हो सकते हैं जब हम सब लोग सामाजिक स्तर पर अपनी महत्व को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। नितिन जी, हाँ नितिन चौहान जी, अभी आप थोड़ा बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ, आज जो आपने मामला उठाया है ये तो बिल्कुल मेरे घर का ही मामला है, ये तो आपको ही पता है जी। सिर्फ फर्क यहाँ पे कि ये आपके इस प्रकरण में बड़ा भाई है और ये मेरे प्रकरण में बड़ा भाई भी है और जो जन्म देने वाली माँ भी है जी। और आप जो ये प्रकरण जो उठाते हैं किसी के घर के सक्सेसफुली आप उठाते हैं, तो ऐसे प्रकरण उठाने वाले आदमी को बहुत बड़ा समझदारी चाहिए, मतलब समझदार, संवेदनशील, किसी की जगह पे जाके उसकी संवेदना समझना और समझाने की ताकत रखना, ये सब आप लोग रखते हो और आप ये मैटर उठाते हो, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि मतलब मेरा ये कहना है कि ये मामले में इनके जो मतलब ये जो भाइयों के अलावा जितने सारे रिश्तेदार है, कॉमन रिश्तेदार, उन तक भी ये मैटर जाना चाहिए और उनके जरिए समझाने की भी एक कोशिश हो तो वो भी एक अच्छा बात है। क्योंकि जब अपना खुद का पहचाना आदमी जब ये सही और गलत का जब भी ज्ञान देता है तो अच्छा रहता है। आप तो समझा ही देंगे, आप पहला तो बड़े भाई को उनको समझा देंगे, लेकिन नहीं समझे तो फिर आपका जो दूसरा कदम है मतलब ये होना चाहिए कि जिनके जितने भी कॉमन रिश्तेदार है, कॉमन मतलब जाने पहचाने दोस्त लोग हैं, उन तक ये मैटर जाना चाहिए, वो उनको समझाना चाहिए, तब बड़े भाई को थोड़ा उसका गलती का एहसास हो सकता है। तो वही आप इनके बड़े भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े भाई को एक संदेश देना चाहूंगा कि देखो, आपका जो ये जन्म है ये कभी ना कभी तो मृत्यु में बदलने वाला है, आप इस जगह से जाने वाले हो और आपकी जगह आपकी आने वाली पीढ़ी लेने वाली है। आप उस पीढ़ी के माध्यम से आप जीने वाले हो। आप जो जीते हो ना, बड़ा भाई मतलब क्या होता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के बेटों का सबसे बड़ा बाप होता है अपने हिंदू संस्कृति में। आपकी जवाबदारी है कि आपके बच्चे मतलब आपके जो भाई छोटे भाई है उनके बच्चे सबकी जिम्मेदारी लेना, ये आपका बड़प्पन है, ना कि किसी ने आपके ऊपर मतलब विश्वास रखा। एक राम आपको एक प्रभु मतलब जैसा कि हमारा संस्कृति है राम लक्ष्मण का, कि लक्ष्मण राम के ऊपर
भरोसा रखते हैं। वैसे ही आपके जो छोटे भाई और लक्ष्मण बने, लेकिन आप राम नहीं बन पाए, आपने विश्वासघात किया। तो ये आपको समझना चाहिए, आपको राम बनना है, आपको पूजनीय बनना है, ना कि आपको ऐसा मतलब आपका जो इमेज ऐसा हलकट और नीच के जैसा बनाना है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप आपने आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे, आपके बच्चे, सबके बारे में उनको सोचना चाहिए। ये मेरा कहना है। जी। मेरे तो घर के मेरे भी घर में यही कहानी है। मेरा तो आपने तो देखा है कि मेरा बच्ची कैसा सिर टकराती है, चिल्लाती है, खुद को क्या क्या करके लेती है, ये सब आपको पता है। इसका जो चीज है, और आपको खुद को पता है कि इसमें मेरा बड़ा भाई मजा लेता है, गालियां देता है, हंसता है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए। ये सब मेरे ऊपर भी गुजर रहा है। इसके लिए मैं जो संदेश दूंगा वो बड़े दिल से, और जो मेरे अनुभव से, और मेरे ऊपर जो बीत रही उस मतलब कटु अनुभव से मैं संदेश दे रहा हूँ उनको मैं, कि गलत कर रहे हैं, और अगर एक गलत कर रहे हैं और सबके समझाने से नहीं समझे तो उस आदमी को सजा भी मिलनी चाहिए। बस सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए फिर ऐसे सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, हम्म। कानूनन सजा भी मिलनी चाहिए, हर तरीके से सजा मिलनी चाहिए। जी जी। क्योंकि हम उनको राम का दर्जा देते हैं और आप ऐसा काम कर रहे हो तो गलत है फिर। इस्माइल बाटली वाला जी, आप अब अपना इस मामले में आखिरी वो दे करके खत्म कीजिए इस प्रोग्राम को आज का। ठीक है, कदम साहब नहीं बोल हेलो। पाएंगे। हाँ, इस्माइल जी, आप इस मामले को, इस पूरे प्रोग्राम को खत्म कीजिए, एंड कीजिए लास्ट पे। मेरा वही संदेश है इन लोगों के बड़े भाई को कि अपने छोटे भाइयों को बुला करके और घर में बैठ करके ही मसले का हल निकालें। जी। और शर्मा जी जैसे लोगों को जरा दूर रखें, ये गुजारिश है। अब ये फरियाद आपके भाई लोगों ने शर्मा जी के पास लेके आए हैं, वो मीटिंग करके सुझाव दे रहे हैं, अपने साथियों से भी सुझाव देने की बात कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है इनके बड़े भाई से कि भाई इस खतरनाक रास्ते को अपनाने से बचने की कोशिश करें, वरना जो है काफी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। दिक्कत तो सबको हो जाएगी, छोटों को भी होगी, आपको भी होगी। मतलब आपका परिवार पूरा दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ बड़े भाई साहब से कि इन सबको बुला के घर में ही मसले का हल निकालने की कोशिश करें। वरना आपने जो बिजली का कनेक्शन लोगों के नाम से हटाया है, ये बिल्कुल ही क्रिमिनल काम आपने किया है। राशन कार्ड भी आपने हटाया है, क्रिमिनल काम किया है आपने। ये सब जब बातें बाहर निकल कर जाएंगी तो शर्मा जी के और मेरे भी हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। हम सब मजबूर हो जाएंगे जो हम लिख कर देने वाले हैं, तो फिर हमें उस पर अमल करना होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि वो दिन ना आने पाए, इसलिए घर में बैठकर आप लोग समझा लें, एक दूसरे को समझा लें और इस मसले का हल आपके घर में निकाल दें। यही मेरा संदेश है जी।